प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आगे है कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? स्टूडेंट्स, आपके घरों में लालटेन या फिर वो छोटा दीपक जो घरों में जलाया होगा, उसके लिए आपने बत्तियां बनाई होगी। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? तो स्पष्ट है कि आपका जवाब होगा रुई। और इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स, रुई का उपयोग जो आपके घरों में गद्दा, रजाइयाँ और तकिया होती हैं, उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। आप कुछ रुई लीजिए और इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया कि ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। रुई कहाँ से आती है? रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा की काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोओं से इतना श्वेत हो जाता है कि जैसे हिम ने ढक लिया हो। इसको आप चित्र 3.6 में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वाइट कलर की यानी सफ़ेद कलर के जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब रुई है। ये रुई के रोए हैं, जैसे लग रहा हो कि हिम से ढका हुआ हो। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। आगे साधारणतया कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हस्तचयन का मतलब होता है कि उसको हाथ से पृथक करना। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। स्टूडेंट्स, बीजों को कंकतन द्वारा जो पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, जिसको आप चित्र 3.7 में अभी आगे देख सकते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, पारंपरिक तौर पर कपास को हाथों द्वारा ओटा जाता था, लेकिन आजकल इसको मशीनों द्वारा ओटा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। आगे है जूट पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप यानी कि पादप पौधे पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो पटसन होता है उसको कुछ दिनों तक जल में डुबा करके रखा जाता है और फिर इसके
जब इसके तने के तंतु गल जाते हैं तो उसको हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? स्टूडेंट्स, यहाँ आप चित्र 3.9 में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति रुई से धागे बनाने का प्रयास कर रहा है। सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। जैसा कि अभी आपको हमने ऊपर चित्र 3.9 में दिखाया है, ठीक वैसे ही आपको भी करना है, तागा बना सके। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। रेशों से जो तागा बनाने की प्रक्रिया है इसको हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, जिसको आप चित्र 3.10 में देख सकते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली अन्य युक्ति चरखा है, जिसमें अन्य युक्ति चरखे का नाम दिया है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था और खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह आज भी ये उद्योग है, इसको आप देख भी सकते हैं। हर ज़िले, हर कस्बे में एक होता है। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो स्टूडेंट, बृहद पैमाने पर जो तागों की कताई का कार्य होता है वो मशीनों की सहायता से किया जाता है और इसके पश्चात इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र कैसे बनता है? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इसकी 2 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें पहली विधि का नाम है बुनाई और दूसरी विधि है बुनाई। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं और तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5 में आपको एक प्रयोग दे रखा है, इसको आप कर भी सकते हैं। भिन्न रंगों की आप 2 कागज़ की शीट लीजिए और दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए और एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए और दूसरी शीट पर चित्र 3.12b में दिखाए अनुसार
रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटाओं से चित्र 3.12C में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 में डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ चित्र में देख सकते हैं, आपको वर्गाकार कागज़ की 2 सीटें इस तरह से काट लेनी हैं और इसको 2 कलरफुल का टुकड़े लेने हैं और फिर इनको इस सी में दिखाए अनुसार एक के ऊपर एक पट्टियों को इस तरह बुनना है। और जब आप इसको बुनेंगे तो ये चित्र डी में दिखाए अनुसार तैयार हो जाएगा। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। इसी ढंग से जो हम वस्त्र पहनते हैं, तागों के 2 सेटों को ले करके वस्त्र को बुना जाता है। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों से की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित। स्टूडेंट्स, वो जो वस्त्रों की बुनाई है करघों के द्वारा की जाती है। करघे 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो हाथ से चलाए जाते हैं या फिर वो विद्युत प्रचालित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई निटिंग किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है, जिसको आप चित्र 3.14 में देख सकते हैं। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? अगर आपने इस तरह फटे हुए मोजे के तागे को खींच करके देखा है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा की जाती हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। स्टूडेंट्स, जो निटिंग वाला प्रोसेस है, जैसे स्वेटर की बुनाई आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ एकल धागे का प्रयोग करके स्वेटर बनाया जाता है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका जवाब पता हो तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो